हेलो बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में अपन लोग करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज और नेक्स्ट टॉपिक करेंगे साइक्लोट्रॉन। सबसे पहले करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। उससे पहले एक ज़रूरी बात, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो, ठीक है। एक और ज़रूरी बात है बच्चों, जब भी आप मेरा वीडियो अटेंड करते हो उसके PDF नोट्स आपके हाथ में होने चाहिए, वरना आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। आपको PDF नोट्स कहाँ मिलेंगे? आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा, लिंक को टैप करो, वो आपको ले जाएगा मेरे PDF नोट्स के पास। उनको आप डाउनलोड करो, यदि आप उनको अच्छा है तो फ़ोटो कॉपी करा दो, और यदि आप हैंड राइटिंग में लिखते हो तो और भी अच्छी बात है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, इसका फॉर्मूला तो है ये, आप ये एक्सपेक्ट मत करना कभी भी कि ये फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको कहीं से मिलेगा। जो भी कुछ फॉर्मूले हैं जो किसी पर्टिकुलर चैप्टर के फंडामेंटल फॉर्मूले हुआ करते हैं बच्चों, उनका कोई डेरिवेशन नहीं हुआ करता। वो साइंटिस्ट अपने एक्सपीरियंस के बेस पर या प्रैक्टिकल्स एक्सपेरिमेंट्स कर करके और उनको वो डेराइव करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल या एक्सपीरियंस बेस्ड हैं फॉर्मूले, डायरेक्ट अपने को मिले हैं। इसका सिचुएशन देखें। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस बाउंड्री में मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस करने का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड है, ये परपेंडिकुलर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, परपेंडिकुलर इनवर्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक आपने चार्ज मूव कर रहा है, एक चार्ज है जो मूव कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो वो जो चार्ज है मूविंग चार्ज, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। V वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड है, और Q है। क्रॉस प्रोडक्ट का रूल होता है बच्चों VB साइन थीटा। अब इस फॉर्मूला से बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं। एक तो ये सपोज थीटा 0 या 180 हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आप इस डायग्राम पे मत जाओ, ठीक है। डायग्राम तो मैंने ऐसे ही शो किया है, जस्ट सिंबॉलिकली। ऐसा मत सोचना कि यहाँ थीटा का वैल्यू 0 दिखाई दे रहा है आपको। यदि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर दोनों पैरेलल हैं और दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, तो फोर्स 0 आएगा। यदि थीटा का वैल्यू 180 है, यानी अगेन पैरेलल तो हैं पर एंटी पैरेलल है, यानी कि दोनों अपोजिट हैं। फोर्स एंड वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, तो थीटा 180 है, तो साइन 0 का वैल्यू भी 0, साइन 180 का वैल्यू भी 0, तो फोर्स का वैल्यू 0 होगा। यदि चार्ज 0 है तो चार्ज पार्टिकल पे तो कोई सा भी फोर्स नहीं लगता है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड का ना मैग्नेटिक फील्ड का। चार्ज 0 है तो कोई फोर्स नहीं होगा। रुका हुआ है ऑब्वियसली, तब तो कोई फोर्स होगा ही नहीं यदि रुका हुआ है तो। और फोर्स 0 होने का मतलब होता है, यदि किसी पार्टिकल पर फोर्स 0 है, मूविंग पार्टिकल पे यदि फोर्स 0 है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी 0, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी 0, और चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यानी कि वो पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। एक बात तो ये हो गई। एक और बात, वो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, एक और बात जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन ये नहीं समझना कि केवल यहीं पर वो हो रही है। वो क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज
मल्टीप्लाई होकर के सपोज वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, देन सी और ए परपेंडिकुलर होंगे एंड सी एंड बी परपेंडिकुलर होंगे। ये नहीं सोचना कि ये केवल इसी टॉपिक में एप्लीकेबल है, हमेशा हमेशा कहीं भी ऐसा हो। आपने इनके एग्जाम्पल सुने हैं, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ 11th क्लास में, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, एंगुलर मोमेंटम J और L जैसे भी इच्छा हो, L इक्वल टू आर क्रॉस P। तो इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल है उसके अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट है, जो रिजल्ट है, वो अपने दोनों कंपोनेंट्स के परपेंडिकुलर होता है, C परपेंडिकुलर टू A एंड ऑल्सो C परपेंडिकुलर टू B। ठीक है, ये वाली बात अपने बायस और तलो में भी देखिए। यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि देन F परपेंडिकुलर टू V, फोर्स का डायरेक्शन V और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ से दो बातें निकल के आ रही है, जो दो इम्पोर्टेंट बातें, ये आप अपने नोट्स में भी पढ़ रहे हो क्या, कि फोर्स और वेलोसिटी जब जब परपेंडिकुलर होते हैं, पार्टिकल का पाथ सर्कुलर होगा। किसी भी पार्टिकल के पाथ को सर्कुलर होने के लिए ये ओनली एंड इम्पॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन है, ओनली एंड नेसेसरी कंडीशन, फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन। वेलोसिटी की डायरेक्शन तो हमेशा पाथ के टेंजेंशियल होती है, आपको मालूम है, और फोर्स की डायरेक्शन जो है ना वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर, का मतलब रेडियस की डायरेक्शन में होनी चाहिए। फोर्स विल बी रेडियल यानी कि सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में होगा फोर्स, और वेलोसिटी तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है हमेशा, तो पाथ सर्कुलर होगा। एक और बात कि जब फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के साथ, लेकिन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट तो सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल भी 90 होगा, तब वर्क इक्वल टू होगा जीरो। वर्क जीरो होगा, देन देयर विल नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम 11th क्लास। तो वर्क जीरो होगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, का मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होने का मतलब है स्पीड कांस्टेंट होगी। कितनी सारी बातें निकल के आ रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक स्पेशल केस लेते हैं। क्या? यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो, आसान बनाने के लिए अपन लोग स्पेशल केस ले रहे हैं। कभी ये मत सोच लेना कि थीटा का वैल्यू हमेशा 90 होता है। ठीक है, थीटा का वैल्यू 0, 90, 180 और इनके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करें। इतना तो पक्का है कि मैग्नेटिक फोर्स में पार्टिकल हमेशा हमेशा सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ठीक है, बियॉन्ड दिस कंडीशन, ये कंडीशन थीटा का वैल्यू 90 हो चाहे नहीं हो, सर्कुलर पाथ में मोशन तो होगा। वो तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जुड़ी हुई एक चीज़ है। ठीक है, अपन लोग क्या करते हैं, F इक्वल टू ma, आपको एक फॉर्मूला मालूम है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं Q V B sin 90 और एक्सेलरेशन का वैल्यू मैंने पुट किया है v²/r। एक्सेलरेशन का वैल्यू v²/r कब होता है, सर्कुलर पाथ में। उस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो देखिए आप इसको ऐसा कह सकते हो कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो होता है v²/r, क्योंकि सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही है। बॉडी सर्कुलर पाथ में कैसे मूव कर रही है आपको कैसे पता, मैग्नेटिक फोर्स में हमेशा बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है। हर चीज़ के पीछे अपन लोग क्वेश्चन और आंसर बनाते चलें तो ये बेटर होता है।
फोर्स का वैल्यू क्या पुट किया, ये। मतलब आप कह सकते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे कौन, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो V और V कैंसिल हो गया और R क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर आया और कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, mv को आप P बोल सकते हो, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। कैसे, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, तो यहाँ से v का वैल्यू आ गया P अपॉन m। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, v का वैल्यू P अपॉन m पुट कर दो, एक m और एक m कैंसिल हो गया, बच गया आएगा P स्क्वायर अपॉन 2m। एक m नीचे बच गया, स्क्वायर है ना, m से m कैंसिल हो गया, एक m बच गया। काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम का रिलेशन आ गया। तो मोमेंटम का वैल्यू ये पुट कर दिया। और एक चार्ज पार्टिकल को कैसे करके और आप काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट कर सकते हो। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी किस प्रकार से, किस तरीके से इंपार्ट कर सकते हैं, उसको ध्यान से सुनो। ये फॉर्मूला है आपके पास W इक्वल टू, ओरिजिनल फॉर्मूला है V इक्वल टू W अपॉन Q। तो W इक्वल टू हो गया QV। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, पोटेंशियल की डेफिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया W इक्वल टू QV। और ये फॉर्मूला नहीं है, अपने आप में एक इंफॉर्मेशन है कि आप एक चार्ज को एनर्जाइज करना चाहते हो, उस पर वर्क करना चाहते हो, तो किसकी हेल्प लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब एक चार्ज पार्टिकल के साथ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, उसको एनर्जाइज करता है, उसको वर्क कर देता है, वर्क नाम की उसके पास एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र कर देता है। और वो एनर्जी यदि काइनेटिक एनर्जी बन जाती है तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया ट्वाइस mqv। और कुछ ये कैंसिल हो जाएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपने सर्कुलर पाथ के रेडियस का फॉर्मूला निकाल लिया, उसके कई सारे टाइप्स आ गए। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं बच्चों। काफ़ी पॉपुलर एक न्यूमेरिकल है, वो ये कि एक मैग्नेटिक फील्ड में आपने कई सारे पार्टिकल्स प्रोजेक्ट कर दिए, जैसा भी चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी चार्ज है, एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में आपने कई सारे पार्टिकल्स प्रोजेक्ट कर दिए। उन सारे पार्टिकल्स की स्पीड सेम है, उन पार्टिकल्स की स्पीड सेम है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे ये सारे के सारे पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ में मूव करना चालू कर देंगे। उनके रेडियस का रेशो क्या होगा, R1, R2, R3। सपोज फर्स्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, सपोज एक पार्टिकल प्रोटॉन है, सपोज एक पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है, और भी पार्टिकल्स ले सकते हैं अपन लोग। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल की ही बात कर रहे हैं अपन लोग। पॉजिट्रॉन भी हो सकता है, ड्यूट्रॉन भी हो सकता है, कई सारे, न्यूट्रॉन भी हो सकता है। न्यूट्रॉन का तो चार्ज 0 होता है, तो उसकी तो कोई रेडियस होगी नहीं, वो तो फोर्स तो लगेगा नहीं। न्यूट्रॉन तो सीधा स्ट्रेट निकल जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन की पहचान करनी है तो न्यूट्रॉन तो जो पार्टिकल स्ट्रेट निकल गया वो कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इनकी रेडियस का रेशो करते हैं, तो आप यहाँ से कौन सा फॉर्मूला उठाओगे, ये वाला जिसमें स्पीड है mv अपॉन qb, रेशो mv अपॉन qb, रेशो mv अपॉन qb। इसमें से
आपको क्वेश्चन में गिवन है तो v तो आपने कैंसिल कर दिया, स्पीड सेम है, बच गया कौन कौन, और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, उसको भी रिमूव कर दिया, ठीक है। बच गए कौन, मास एंड चार्ज। जो हर पार्टिकल का मास और चार्ज आपको पता खुद होना चाहिए, ये कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं होता। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एट प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बच्चों, अल्फा पार्टिकल होता है 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन पे तो चार्ज 0 होता है, प्रोटॉन्स पे चार्ज होता है, तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, जितना 2 प्रोटॉन्स पे चार्ज होता है, और 1 प्रोटॉन पे चार्ज को अपन लोग बोलते हैं स्मॉल e, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को भी स्मॉल e बोलेंगे। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है e, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है e, और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस ऑफ e। दूसरी बात, अल्फा पार्टिकल का मास 1 2 3 4 पार्टिकल्स हैं, उनमें मास है, तो और उनका मास नियरली 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन है। तो अल्फा पार्टिकल का मास पुट कर दिया 4 mp, इसको आप mp ही रहने दो, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है mp/1836, यानी कि प्रोटॉन के मास का 1836। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास डिवाइड करो तो आएगा नियरली 1836। यदि आपको याद रह जाता तो अच्छी बात, इस तरह से आप इसका रेशो कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद सपोज स्पीड की जगह आपको बोला मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम सेम है सारे पार्टिकल्स का, तो अब की बार आप कौन सा वाला फॉर्मूला चूज करोगे रेडियस का रेशो लेने में, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर मोमेंटम सेम है, रेशो में वो भी हट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, रेशो में वो भी हट जाएगा, और केवल रेशो में चार्जेज आएंगे, ठीक है। रेशो में केवल चार्ज आएंगे 1/e, 1/e, 1/2e, यानी कि मास पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, केवल चार्ज पे डिपेंड करेगा रेडियस का रेशो। यदि आपको गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है तो ये फॉर्मूला काम आएगा। आपको गिवन है कि जो वोल्टेज है, कौन सा वोल्टेज, द वोल्टेज विच इज बीइंग यूज्ड टू एक्सेलरेट द पार्टिकल्स बिफोर इंसर्टिंग, जो एक्सेलरेट करने के लिए वोल्टेज काम में ले रहे हैं वो सेम है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बाकी छोटी मोटी मैथमेटिक्स से बच्चों, v का वैल्यू आ गया QBr/m, ठीक है, v = QBr/m। और क्या आ जाएगा, उससे आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। एक और चीज़ है, यहाँ से v/r का वैल्यू क्या आया, QB/m, और आप जानते हो कि v/r होता है ओमेगा, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओमेगा का फंडामेंटल फॉर्मूला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू परफॉर्म दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी एंगल अपॉन टाइम। कोई रोटेटिंग बॉडी है, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, टी टाइम में कितना एंगल घूम गई उसको बोलते हैं अपन लोग ω/t को ओमेगा, ठीक है, θ/t = ओमेगा। स्पेशल केस लेते हैं कि यदि वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का टाइम लेते हैं, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में टाइम कितना होता है, T टाइम पीरियड, ठीक है, और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का एंगल होता है 2π रेडियन,
तो यहाँ से आप कैपिटल टी भी कैलकुलेट कर सकते हो। और 1/t और फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन होता है। ऐसे करके आप फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, ये सब कैलकुलेट कर सकते हो। इनके फॉर्मूले में ओमेगा और कैपिटल टी और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में चार्ज का रेडियस और स्पीड नहीं आ रहे। क्या क्या आ रहे हैं? केवल चार्ज का मास और चार्ज, ठीक है, चार्ज का वैल्यू, यानी कि स्पीड और रेडियस पर डिपेंड नहीं करते। तो इस तरह से बात है। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्पेशल केस है बच्चों कि यदि थीटा का वैल्यू ना तो 0 है, ना 90 है, ना 180 है। 0, 180 और 90 के अलावा कोई और एंगल है यदि थीटा का वैल्यू, तब क्या होगा? नेक्स्ट केस की बात कर रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और आप बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो चार्ज पार्टिकल को थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया हुआ है। ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना है? कोई 60, 70, 40 कुछ भी है, 90 नहीं है। यदि थीटा का वैल्यू 90 होता, इस बात को देखें, यदि थीटा का वैल्यू 90 होता, मतलब यदि पार्टिकल इस डायरेक्शन से आ रहा होता तो ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता बच्चों। इस पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ का सेंटर फिक्स्ड है, स्थिर है। तो आप ये कहोगे कि सर्कल का सेंटर तो फिक्स ही होता है। नहीं, ध्यान से सुने, यदि थीटा का वैल्यू 90 होता, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल थीटा 90 होता, तो बेशक सर्कुलर पाथ में तो मूव करेगा ही करेगा। वो तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पार्टिकल चल रहा है तो सर्कुलर पाथ में तो मूव करेगा ही, लेकिन उसका सेंटर स्थिर रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, और वो पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, उसका सेंटर अभी रुका हुआ है। लेकिन थीटा का वैल्यू अदर देन 90 है तो उसका सेंटर इस डायरेक्शन में भी मूव करेगा। सर्कल में मूव करते हुए उसका सेंटर मूव करेगा और वो पार्टिकल ऐसे चलेगा। अभी आपको मेरी उंगली सर्कल में मूव करती हुई नज़र आ रही है और उसका जो सेंटर है वो इधर राइट हैंड साइड में चलता हुआ भी नज़र आ रहा है। इस तरह का जो पाथ है उसको हेलिक्स बोलते हैं। द पाथ विल बी हेलिकल। ठीक है, इस पर डिस्कस करते हैं। अभी वेलोसिटी के दो वेक्टर है बच्चों, Vx, Vy। Vx की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। Vx और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 0। ये वाला थीटा नहीं, मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी का x कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 है। और जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल नहीं होता तो फोर्स भी नहीं होता, तो फिर मैग्नेटिक फोर्स भी 0 होगा। देन तो क्या होगा? Vx विल बी कांस्टेंट। Vx होगा और कांस्टेंट होगा, मतलब ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन इसको मैं Fx बोल देता हूँ, फोर्स इन x डायरेक्शन, यानी पार्टिकल पर x डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं है। ठीक है ना, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं होगा। Vy और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा? तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 है। तो सर्कल में मूव कराने के लिए पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड है तो सर्कुलर पाथ में पार्टिकल चलेगा, तो लेकिन सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए केवल और केवल Vy रेस्पॉन्सिबल होगा। Vy की वजह से पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और Vx कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल x डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे मूव करेगा। इन दोनों मोशंस का जो कॉम्बिनेशन है, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और इसकी वजह से वो आगे भी बढ़ेगा। इन दोनों मोशंस का जो कॉम्बिनेशन है, सर्कल में चलना और आगे बढ़ना, इन दोनों मोशंस की वजह से इसका कॉम्बिनेशन मिलकर के बनेगा हेलिकल पाथ। ठीक है, ये बात है बच्चों।
और उस पाथ का शेप कैसा होगा, थोड़ा सा इनको इरेज कर देते हैं। उस पाथ का शेप होगा ऐसे करके। इस पर्टिकुलर शेप की कौन सी बॉडी हुआ करती है, स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग का शेप होता है हेलिकल। तो ये पार्टिकल ऐसे मूव करेगा और आगे बढ़ेगा, यहाँ से लेके और यहाँ तक पार्टिकल एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर चुका। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आ गया, यूं चल के यहाँ से लेके यहाँ तक पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन कर लिया। एक रिवॉल्यूशन में लगा टाइम कितना है, t। इस डिस्टेंस को बोलते हैं p। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टाइम टेकन है कैपिटल T, टाइम पीरियड। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस कवर करी उसने x डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं पिच, ठीक है ना। किसी भी थ्रेड या स्प्रिंग के जो दो टर्न्स हैं उनके बीच में जो गैप है उसको भी पिच बोलते हैं। ये अपन ने स्क्रू गेज वाले टॉपिक में कभी सुना है 11th क्लास में, तो अपन ने पिच वाला वर्ड वहाँ सुना है। किसी भी स्क्रू में, स्क्रू को अपन लोग कॉमन लैंग्वेज में हिंदी में बोलते हैं चूड़ियाँ, ठीक है। हाथ में पहनने वाली चूड़ी नहीं, ये किसी भी चूड़ियाँ होती हैं किसी भी नट बोल्ट के अंदर, वो दो पड़ोसी चूड़ियों के थ्रेड्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको पिच बोलते हैं। ये जो पिच है वो एक प्रकार की डिस्टेंस है, और डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड कौन सी, एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि ये तो एक्स डायरेक्शन में ही तो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन की। और टाइम टेकन कितना है, कैपिटल T, ठीक है। 1 रिवॉल्यूशन का टाइम है। ये Vx का वैल्यू v cos थीटा और टाइम पीरियड 2 पाई m अपॉन QB पुट कर देंगे तो पिच का वैल्यू आ जाएगा। तो ये बात है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बच्चों अपन लोग साइक्लोट्रॉन। बच्चों साइक्लोट्रॉन एक मशीन है जिसको आप पार्टिकल एक्सेलरेटर बोल सकते हो। स्पेशली कौन से पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत लाइट होते हैं। इसमें केवल हैवी पार्टिकल्स को ही एक्सेलरेट कर सकते हैं, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के जैसे। एक्सेलरेट करने का मतलब है वेरी वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी उसको इम्पार्ट करना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ा रहे हैं अपन लोग, कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स को अपन लोग किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर को तोड़ने में, उसका फ्यूजन रिएक्शन कराने में, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये हैवी हाई काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स काम आते हैं, और भी दूसरे अदर रिसर्च पर्पज हैं उनमें ये काम आता है। तो ये एक मशीन है जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल को अपन लोग हाई काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट करते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम बच्चों, ये इसका डायग्राम है। डायग्राम के अंदर ये कंडक्टर के सेमी सर्कुलर बने हुए 2 डी शेप के बॉक्सेस हैं, कंडक्टर के बने हुए हैं, सेमी सर्कल है, इसलिए इनकी शेप जो है वो डी शेप की है, इसलिए इनको बोल दिया अपन ने डी। मेटल के बॉक्स हैं जो डायमीटर की तरफ से इनका ओपन है, ठीक है। बाकी ये दीवार है, ये वाली ये दीवार है इनकी, और डायमीटर की तरफ से ये ओपन है, 2 बॉक्स है। जिस चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट करा रहे हो वो इस बॉक्स के अंदर होलो स्पेस में चलता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए अपन ने मैग्नेट्स ऊपर नीचे रख रखे हैं। इस तरह से ये सैंडविच की तरह से ऊपर नीचे दोनों मैग्नेट्स हैं और बीच में D1 D2 है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो इस तरह से है, एक मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट की तरफ, यानी कि डीज के प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इस डायग्राम को आप ऊपर से व्यू कर रहे हो तो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। आपसे ये डायग्राम बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये तो डायग्राम बनाना ही बनाना है, ठीक है। ये कन्वीनियंट पड़ेगा और आपको ईजी भी पड़ सकता है। ये डॉटेड लाइन से मैंने मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री शो करी है कि इस रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हो, यानी कि ये पार्टिकल के लिए
बाहर से किसी सोर्स से पैदा किया हुआ मैग्नेट्स की वजह से पैदा किया हुआ मैग्नेटिक फील्ड है, इस वजह से इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ये D1 D2 है, इनको अपन ने, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है सपोज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड इनसाइड की तरफ है, इसलिए क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये क्रॉस क्रॉस ये सिंबल है मैग्नेटिक फील्ड का है, ठीक है। जैसे अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड शो करते हैं ऐसे करके, इलेक्ट्रिक फील्ड शो करते हैं ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड को अपन ने शो किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इस तरह से लाइनें बना देते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनसाइड है तो परपेंडिकुलर इनसाइड की डायरेक्शन के लिए आप क्रॉस करोगे शो, ठीक है ना। ओके, इस D1 और D2 को आपने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, जिसका वोल्टेज का वैल्यू अप्रॉक्स 10 पावर 4 वोल्ट के आसपास होता है, 10,000 20,000 के आसपास वोल्टेज होता है। ऑल्टरनेटिंग का मीनिंग क्या है, आप ये तो समझते हो कि AC सोर्स इलेक्ट्रिक सोर्स क्या करता है, एक कंडक्टर को पॉजिटिव और एक कंडक्टर को नेगेटिव चार्ज कर देता है, ठीक है। जैसे एक सेल है, ठीक है, ज़रा एक बात करें इधर से, जो अपन लोग जानते हैं उसकी चीज़ की बात करें। आपने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को सेल से कनेक्ट कर दिया। सेल क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके ये वाले प्लेट को पॉजिटिव और इसको नेगेटिव चार्ज कर दिया, तो क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की प्लेट की तरफ इस रीजन में, दोनों प्लेट्स के बीच में जो रीजन है, इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा इस रीजन में, दोनों डीज के बीच में जो गैप है इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों सिचुएशंस में एक बड़ा फ़र्क है, यहाँ पे ये जो सेल है वो डीसी सोर्स है, मतलब ये प्लेट परमानेंटली पॉजिटिव चार्ज है और ये वाली प्लेट परमानेंटली नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन ये एसी सोर्स है, इसके अंदर ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी बार बार हर पल चेंज होती रहेगी। कभी पॉजिटिव नेगेटिव है, अगले पल नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और फिर अगले पल पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि इनकी D1 और D2 की पोलैरिटी प्लस माइनस बार बार चेंज हो रही है। इस वजह से ये है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। तो ये वो पार्टिकल है जिसको आपको एक्सेलरेट करना है। सपोज पॉइंट ए पर उस पार्टिकल को इंट्रोड्यूस किया आपने, इंसर्ट किया मशीन में। जिस पार्टिकल को आपको एक्सेलरेट करना है उस पार्टिकल को पॉइंट ए पर आपने इंट्रोड्यूस किया, इंसर्ट किया। उस इंस्टेंट पे सपोज D1 की पोलैरिटी है पॉजिटिव और D2 की पोलैरिटी नेगेटिव है, तो D1 से ये पार्टिकल रिपेल होगा, D1 से अट्रैक्ट होकर के और इधर मूव करेगा। पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करेगा। क्यों जा रहा है ये, इसका आंसर आप ये दे सकते हो, इस फॉर्मूले में इसका आंसर छुपा हुआ है कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से फोर्स एक्सप्रेस करता है और इधर दौड़ेगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको ये बता रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल V वोल्टेज की वजह से इतना वर्क यानी कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि एनर्जी गेन करेगा। तो जब ये पॉइंट ए से बी जाएगा तो QV अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वजह से। Q चार्ज पार्टिकल QV काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और वही अपना पर्पस है, ठीक है। जैसे ही पार्टिकल पहुंचा B पर, यानी कि D2 के इनसाइड में आना चाह रहा है ये, जैसे ही पॉइंट B पर पहुंचा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। आप जानते हो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इस पूरे मशीन में इलेक्ट्रिक फील्ड केवल यहाँ पर है, केवल दोनों कंडक्टर्स के बीच में जो स्पेस है
जैसे इधर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में केवल प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ऐसे केवल कंडक्टर्स के बीच वाले स्पेस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये आप ऑलरेडी जानते हो। इस जगह पर ओनली मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ओके। जैसे ही पार्टिकल पॉइंट बी पे पहुंचा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट तो हो गया ख़त्म, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं। अब मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट चालू, और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होता है चार्ज पार्टिकल पर, वो उसको सर्कुलर पाथ में चलवाता है। अब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। बी से लेकर के और सी तक का पाथ सर्कुलर है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड में जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पर है उतनी ही सी पर रहेगी। ए से बी तक जाने में काइनेटिक एनर्जी गेन करी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसने काइनेटिक एनर्जी गेन करी है, लेकिन बी से लेकर सी तक उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बनी रहती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ होती है एक, जैसे ही पार्टिकल पॉइंट सी पे पहुंचा, D2 की पोलैरिटी पॉजिटिव और D1 की पोलैरिटी नेगेटिव हो जाती है। इनकी पोलैरिटी ऑल्टर हो गई, क्योंकि वोल्टेज का सोर्स ही ऐसा ही है जो कि ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, बार बार अपनी पोलैरिटी यानी प्लस माइनस चेंज होता रहता है। तो D2 पॉजिटिव हो गया और D1 नेगेटिव हो गया। अब क्या होगा, ये पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज D2 से, पॉजिटिव से रिपेल होकर के और नेगेटिव से अट्रैक्ट होकर के और C से D की तरफ पुश होगा। वही फोर्स उसी वजह से, जिस कारण से ये A से B तक आया था, उसी कारण से ये C से D की तरफ भागेगा। जब भी इस गैप में से पास होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस से ये पास होगा, तो इतनी QV काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो C से D तक जाने में भी ये QV काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। ऐसा करके इसकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई। जैसे ही ये पॉइंट D पर पहुंचा, यानी कि D1 के अंदर पहुंचा, D1 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट खत्म, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट चालू। मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होता है, सर्कुलर पाथ में चलाता है। और ये पार्टिकल पॉइंट डी से सर्कुलर पाथ में चलता हुआ ई पे पहुंचेगा। डी से लेके ई तक इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। जैसे ही पॉइंट ई पे पहुंचा, पार्टिकल जैसे ही पॉइंट ई पे पहुंचा, इसकी पोलैरिटी वापस पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। इसकी पोलैरिटी वापस पॉजिटिव हो गई, वापस इसकी नेगेटिव हो गई, वापस उल्टी हो गई पॉजिटिव, ठीक है। एसी सोर्स बार बार पोलैरिटी को प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करता रहता है। अब क्या करेगा, D1 का पॉजिटिव चार्ज इस पार्टिकल को रिपेल करेगा और D1 का नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, और ये पार्टिकल वापस इधर भागेगा। तो आपको लग रहा है कि ये बात बार बार रिपीट हो रही है, ऐसा करके होता चलेगा, ठीक है। जब जब ये पार्टिकल इस गैप में से पास होगा, QV काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। एक रिवॉल्यूशन में, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में ये गैप से 2 बार पास होता है, तो ट्वाइस ऑफ QV काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। पूरी बात को अपन लोग कंक्लूड करें कि ये हो क्या रहा है इस साइक्लोट्रॉन के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड उसको रोटेट करवा करके और वापस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ घुसा दे रहा है, ठीक है। ये एक बार पास हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में से, इसने काइनेटिक एनर्जी गेन करी। मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमा करके वापस अंदर घुसा देता है इलेक्ट्रिक फील्ड में काइनेटिक एनर्जी गेन करने के लिए।
मैग्नेटिक फील्ड हेल्प कर रहा है पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार घुसा देता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाती है, और ये सर्कुलर पाथ में चक्कर काटता बार बार काइनेटिक एनर्जी गेन करता हुआ हर साइकिल में ट्वाइस ऑफ क्यूवी काइनेटिक एनर्जी गेन करता ये इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। ठीक है, अब थोड़ी बहुत फॉर्मूले की बात कर लें। ये सब अपन लोग अभी भी कर चुके। F=ma फॉर्मूला में आपने F का रोल प्ले कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फोर्स। थीटा का वैल्यू 90 है, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड का इधर है, थीटा का वैल्यू 90 है। ठीक है, ये तो हो गया। और एक्सेलरेशन का वैल्यू v²/r होता है सर्कुलर पाथ के लिए। काफ़ी कुछ रिपीट है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये सारा होता चला गया। आपने यहाँ क्या नोटिस किया, R प्रोपोर्शनल टू V। एक तरफ आप कह रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है तो स्पीड भी बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी तो रेडियस भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हर एक सेमी सर्कल के बाद में ये अब बड़ी रेडियस में और बड़ी रेडियस और रेडियस इसकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जा रही है और इसके सर्कुलर पाथ की रेडियस भी इंक्रीज होती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है, और फिर इससे आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। रेडियस मैक्सिमम होगी कितनी, जब ये पार्टिकल चलते और फिर बिल्कुल आखिरी दीवार को टच करके चल रहा होगा, साइक्लोट्रॉन के दीवार को टच करके ही चल रहा होगा, यानी कि साइक्लोट्रॉन के रेडियस जो D1 D2 बॉक्स है, D1 D2 बॉक्स की जो रेडियस के इक्वल हो जाएगी, जब स्मॉल r का वैल्यू जब कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा, और वो उसका लास्ट रोटेशन होगा। स्मॉल r है पार्टिकल के सर्कुलर पाथ की रेडियस और कैपिटल R है D1 या D2 की रेडियस। तो जब स्मॉल r का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा, तब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। Kmax इक्वल टू यहाँ पे कैपिटल R आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। अपने लास्ट राउंड ख़त्म करने के बाद ये यहाँ पे एक विंडो बनी हुई है, उसमें से इसको बाहर निकाल लेंगे पार्टिकल को, और जहाँ भी इसको हिट करवाना है उस टारगेट पे टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर हिट करवा देंगे। ये पूरा प्रोसेस हो गया। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज़ निकल के आती है, और वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या निकल के आया अपना, QV/2πm। बच्चों ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल। इस पूरे डायग्राम में, इस पूरे apparatus में दो चीज़ें हैं जिसके पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी किसकी हुआ करती है, जो बार बार कोई रिपीटिटिव एक्शन कर रहा है। रिपीटिटिव एक्शन कौन कर रहा है, एक तो पार्टिकल कर रहा है, बार बार सर्कुलर पाथ में यूं चल रहा है। ठीक है, एक रिपीटिटिव एक्शन कर रहा है ऐसी सोर्स जो अपनी पोलैरिटी को बार बार प्लस माइनस चेंज कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी इसके पास भी है। ठीक है, यहाँ पर दो अलग अलग सेपरेट फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन तो ये रहा। इनमें आप यदि कुछ भी वैल्यू पुट करें, सपोज प्रोटॉन के लिए और सपोज अपने apparatus में मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है, बी का वैल्यू 1 पुट कर लो, तो कुछ आइडिया होगा
सपोज 10 पावर 7 या 10 पावर 6 या 10 पावर 8 के आसपास कुछ वैल्यू आएगा, आप ट्राई करना। तो मतलब एक पर्टिकुलर पार्टिकल के हिसाब से एफ पार्टिकल तो फिक्स है, तो एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी भी पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी के इक्वल आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों? इस बात को इस तरह से समझो कि जैसे ही पार्टिकल चलता 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 पॉइंट सी पे पहुंचा, पार्टिकल पॉइंट जैसे सी पे पहुंचा, ठीक वैसे ही D2 की पोलैरिटी आपको मिलनी चाहिए पॉजिटिव और D1 होना चाहिए नेगेटिव, तभी तो पार्टिकल को वो D2 क्या करेगा, रिपेल करेगा और आगे बढ़ाएगा। जैसे ही पार्टिकल चलता चलता पहुंचा E पर, वैसे ही D2 पॉजिटिव और D1 नेगेटिव हो जाना चाहिए, तभी तो D1 पार्टिकल को रिपेल करके आगे बढ़ाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होने में यदि ये आगे पीछे हो गया, मतलब क्या कि जैसे पार्टिकल पहुंचा पॉइंट सी पे और D2 हो जाना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन लेट हो गया D2 और नेगेटिव ही है यदि, तो वो उसको रिपेल करके आगे बढ़ाने के बजाय अट्रैक्ट करेगा और उसको चलने से रोकेगा। और ऐसी गड़बड़ कब होगी? जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो क्या होगा, जैसे ही पार्टिकल पॉइंट सी पर पहुंचे D2 नेगेटिव हो जाना चाहिए, जैसे ही पार्टिकल घूम के पहुंचा ई पॉइंट पर D1 पॉजिटिव हो जाना चाहिए। ऐसा कब होगा? जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। इस कंडीशन को आप बोलते हैं रेजोनेंस या कंडीशन ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है ना? तो रेजोनेंस एस्टेब्लिश होना जरूरी है, का मतलब है दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होना जरूरी है। रेजोनेंस का एक कॉमन मीनिंग यह है, ब्रॉड मीनिंग ये है कि रोटेट करने वाला या वाइब्रेट करने वाला और रोटेट कराने वाला, यानी कि एनर्जी डिलीवर करने वाला, ये एनर्जी देने वाला है और ये एनर्जी लेने वाला है। ठीक है, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी यदि इक्वल हो जाती है, उस कंडीशन को रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस कंडीशन होती है तो वाइब्रेट कराने वाला और वाइब्रेट करने वाला, उनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर कंटिन्यूस बना रहता है। इस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। और आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है बच्चों QB/2πm। यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस हो रही है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन मास। ठीक है, तो अजीब सा लगता है कि ये मास पे डिपेंड, कोई वो तो मास तो कांस्टेंट होता है, इसमें ऐसे कैसे लिखते हैं? यहाँ तो हमेशा कभी भी कोई दो चीज़ों की बात करते हैं तो दोनों वेरिएबल होना चाहिए। मास क्या वेरिएबल है क्या? बिल्कुल है। आइंस्टीन का ये जो लॉ है उस हिसाब से। ये आइंस्टीन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके हिसाब से अपन लोग ये कहते हैं कि जैसे जैसे पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी उसका मास इंक्रीज होता जाएगा, और मास इंक्रीज होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी, पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और ऐसा होगा कब? जब स्पीड ऑफ पार्टिकल यानी कि v, स्पीड ऑफ पार्टिकल लाइट की स्पीड के बहुत करीब आ जाएगा। लाइट की स्पीड होती है सपोज लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और पार्टिकल की स्पीड भी 10⁸ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की हो जाए, तब जाकर के और पार्टिकल का जो मास है, चलते हुए पार्टिकल का मास वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो जाएगी। तब फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल और फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स नॉट इक्वल हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे, और फिर
वो सिंक्रोनाइजेशन की यानी कि रेजोनेंस की कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगी और साइक्लोट्रॉन काम करना बंद कर देगा। तो ऐसा होता कब है? ऐसा होता कब है कि स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये सारा काम कब होगा? ये सारी बात बता रहा हूँ, ये होगा कब? जब स्पीड पार्टिकल की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और लाइट के स्पीड के आसपास आ जाएगी बढ़ते बढ़ते। ऐसा होता कब है? लाइट यानी हल्के पार्टिकल्स के साथ, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के साथ। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को साइक्लोट्रॉन में आप एक्सेलरेट नहीं कर सकते। क्यों? हल्के हैं, मास कम है, तो उनकी थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी देने से ही उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और स्पीड बढ़ जाने से उनका मास डिफ़र कर जाएगा। मास डिफ़र होने से फ्रीक्वेंसी डिफ़र कर जाएगी और फिर दोनों फ्रीक्वेंसीज अनइक्वल हो जाएगी और साइक्लोट्रॉन काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो बच्चों ये था साइक्लोट्रॉन। और चलते चलते आखिरी बात कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। अभी के लिए बाय बाय, नमस्कार।